हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से वीडियो के अंदर। बच्चों आज हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अकाउंट्स के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब बच्चों डिटेल्ड सॉल्यूशन का मतलब है मैं आपको ये तक बताऊंगा कि क्या अमाउंट आएगा, क्या आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। बकायदा मैं आपको इसका सॉल्यूशन फाइल भी दे दूंगा, दिखा भी दूंगा, जिससे अपने क्लियर हो जाएगा और आप चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना देरी के फटाफट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों आपका पेपर था जिसका कोड क्या था, FAM फैम। जैसे कि आप मेरी फैमिली वैसे ही आपका कोड भी किसका आया था, फैम का आया था। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है स्टेट विद रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इससे ज्यादा बच्चों इजी पेपर हो ही नहीं सकता, या इससे ज्यादा सेम इजी आपका ये ट्रू एंड फॉल्स हो ही नहीं सकता। पहला क्या देगा, नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। द आंसर इज फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू P&L अकाउंट। जो रियल अकाउंट होते हैं या फिर जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है और वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द आंसर इज फॉल्स। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ती है और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस भी या कैपेसिटी टू रन भी चलती है, यूजेबल बन जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो आप वैल्यूएशन करते हो इन्वेंट्रीज का, वो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे करते हो, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से? द आंसर इज यस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आप होने वाले लॉसेस को अभी रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिट्स को तब रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअल में मटेरियलाइज हो जाए। फोर्थ हमारे पास पॉइंट क्या है, अ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। ये भाई को नेगोशिएबल जिन्होंने पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। कि प्रोमिसरी नोट को कभी भी बियरर को पेबल नहीं करा जा सकता, जो स्पेसिफिक पर्सन है उसी को पे किया ही जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या देगा, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रूअल कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा लगता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगता है। और एक्रूअल बेसिस किस पे लगता है बच्चों, एक्रूअल बेसिस लगता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अगला क्या देखा था, लीगल हायर ऑफ अ डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल बैलेंस ओनली। जब पार्टनर मर जाता है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कैसे कैपिटल बैलेंस वो मिलता है, फॉल्स। कैपिटल का मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, सैलरी कमीशन जो भी बनता है वो सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों देखा जाए तो पॉइंट नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी वाला ट्रू है, बाकी सारे के सारे क्या है, फॉल्स हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों सॉल्यूशन दे रखा है विद डिटेल आपके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियल ऐसे होता है। ठीक है, बकायदा मैंने एक एक डिटेल में आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ जिससे अपने को और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड वाला ट्रू है, बाकी सारे क्या है हमारे पास, फॉल्स है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1B के बारे में जरा हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1B एकदम बुक का क्वेश्चन आ गया, बुक की थ्योरी आई चैप्टर नंबर 1 से। डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आई होप ये आपको आता होगा, इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन किसका दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसको अपने को सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हुए काम करना है। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 500 रिटन बाय मिस्टर ए। आपने क्या करा, मिस्टर ए ने गुड्स रिटर्न किया, ये सेल रिटर्न है, वह एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। लेकिन हमने सेल रिटर्न को क्या मान लिया है, सेल्स मान लिया है। एंट्री पास करनी चाहिए थी हमारे पास सेल रिटर्न टू ए, हमने गलती से एंट्री पास कर दी ए टू सेल। और यहां से एक और गलती करी, पोस्ट कर दिया उसके क्रेडिट पे। मतलब गलती पे गलती करी और गलती ठीक हो गई। बच्चों ये बुक का पॉइंट है एग्जैक्ट। इसकी जो जनरल एंट्री हमारे पास रेक्टिफिकेशन होगी वो क्या होगी, जरा मैं आपको सॉल्यूशन साथ साथ दिखा दूं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जरा देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओके। दूसरा बच्चों हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, 250 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक में बच्चों हमारी एंट्री क्या, जनरल एंट्री क्या पोस्ट होती है, सेल्स रिटर्न टू मान के चलिए मिस्टर आर। अपने को क्रेडिट करना होता है आर को, लेकिन अपने आर को क्या कर रखा है बच्चों, यहां पर आर को हमने डेबिट कर रखा है। तो डबल अमाउंट से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा किसको, आर को। तो हमारी एंट्री के पास हो जाएगी सस्पेंस टू आर, डबल अमाउंट मतलब 500 से क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, अ सेल्स ऑफ रुपीज 700 वाज मेड टू क्यू।
क्यू को सेल करी थी, एंटर्ड इन सेल्स डे, बुक सेल्स में भी रिकॉर्ड कर ली। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए हमारी, अगर देखने के लिए देखी जाए तो Q2 सेल्स कितने से 700 से, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर S70। भाई Q को डेबिट करना था 700 से, हमने S को डेबिट कर दिया 70 से। अब क्या करना चाहिए, S को जो गलत डेबिट कर दिया ठीक करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, बिल्कुल सही। Q को जो डेबिट करना भूल गए, Q को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो बच्चों हमारी जनरल एंट्री होगी वो क्या पास होगी, Q अकाउंट डेबिट, हाँ जी Q अकाउंट डेबिट क्या उतने से हो जाएगी हमारे पास 700 से हो जाएगी। S को हमने जो 70 से डेबिट कर दिया था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बचा हुआ किस में चला जाएगा, हमारा सस्पेंस में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो अगला पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड को हमने पोस्ट नहीं किया है, तो पोस्ट कर दो तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, बचा कुछ क्या कुछ नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट हमारी जनरल एंट्री इसमें पास हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, BRS का। इससे ज्यादा इजी सवाल हो ही नहीं सकता। आपको बच्चों क्या दे रखा है इसके अंदर, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, वो भी कौन सा बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है इसके अंदर। अपने को किसके जैसा बनना है, पासबुक जैसा बनना है। तो पासबुक में अगर वो चीज होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पासबुक में वो चीज नहीं होगी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं जरा सॉल्यूशन ओपन कर लेता हूं बच्चों। सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है इसका। ठीक है, डेबिट बैलेंस है, मैंने प्लस माइनस से मेथड से क्या किया है, सॉल्व किया है। तो बच्चों देखो मैंने जो डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक है बच्चों वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा बच्चों आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर आप लिख दो ना बैलेंस एज पर कैश बुक और आप ये डेबिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं बच्चों। ध्यान रखना, डेबिट लिखना जरूरी होता है या फेवरेबल लिखना जरूरी होता है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों क्या दे रखा है, डिविडेंड ऑफ ₹18,000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक of which Hari has no information। बैंक में पैसे आ गए, अपने को भी पैसे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो बच्चों 18,000 हमने क्या कर दिए, प्लस कर दिए। आगे क्या देखा हमारे पास, चेक ऑफ रुपीज, चेक वॉज इशूड टू सुरेश ऑफ 14,780 और 1812 which was recorded as in the cash book as a 14,870। हमने चेक का पेमेंट किया था 780 का, रिकॉर्ड कर लिया हमने 870 का। तो पासबुक से कितना कम हुआ होगा, पासबुक से कितना कम हुआ होगा, 780। हमने कितना कम रखा है, 870। हमने ज्यादा कम कर रखा है, तो बैलेंस आने के लिए क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। हमने कैश बुक को ज्यादा माइनस कर दिया पासबुक के कंपैरिजन में, तो बैलेंस में आने के लिए क्या करेंगे, 90 रुपीज को क्या किया जाएगा बच्चों, प्लस किया जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, चेक्स टोटलिंग ₹55,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। मतलब हमने कैश बुक तो बढ़ा दी लेकिन पासबुक में पैसा नहीं आया, तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 55,000 को हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है, डन, ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, मेडिक्लेम था जो हमने पे कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो बच्चों हमारे बैंक से कम हो गए, राइट, बैंक से कम हो गए, लेकिन इसको हमने कैश से कम नहीं किया। तो क्या करने वाले बच्चों, इसको हम कैश से कम करेंगे और 14,160 को हम माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि हमने गुड्स बेचे थे कितने के, 1,60,000 के बेचे थे, अजय को बेचे थे नवंबर में। उसने चेक दिया है क्या करके, 4% मतलब 6400 का डिस्काउंट काट के। लेकिन ये एंट्री हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करी नहीं, तो बैंक में तो हमारे पैसे आ जाएंगे, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया नहीं, तो क्या करेंगे, बैलेंस को बढ़ा लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, हम क्या करेंगे 1,60,000 में से पहले तो क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि बैंक में तो आ गए होंगे, हमने एंट्री रिकॉर्ड करने से क्या कर दिया, हमने भूल गए। अच्छा बच्चों इसके बाद क्या रहेगा, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो बैंक से पैसा कम हो गया, अपने को भी कम कर देना चाहिए। तो बच्चों हम 150 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर है अपने को, वेरी वेरी गुड। अच्छा बच्चों इसके बाद क्या दे रखा है, हमारे पास एक यूपीआई रिसीव हुआ था, मतलब 1000 रुपए हमारे बैंक में आ गए, जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे, बैंक में आ गए ना, तो आप भी क्या करोगे, प्लस करोगे। तो बच्चों हमने ये चीज प्लस कर दी। और बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, हमने 1,80,000 के चेक इशू करे थे, पेमेंट हमने 1,80,000 का करा था, मतलब कैश बुक हमने 180 से माइनस करी, लेकिन बैंक में से 144 माइनस हुआ, तो मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा बराबर आने के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें 36,000 मतलब 180 माइनस 44, 36,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा, 2,76,180, वो भी कौन सा आएगा बच्चों, क्रेडिट बैलेंस आएगा। एंड अगेन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक लिख दोगे आपका आधा नंबर कट जाएगा।
ध्यान रखना बैलेंस इस बार पासबुक के साथ कौन सा बैलेंस है वो लिखना जरूरी होता है। ठीक है, वेरी वेरी गुड बच्चों। इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है हमारे पास एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन आया। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन था, एक्चुअल में ये अच्छा क्वेश्चन था। और ध्यान रखना इसमें थोड़े से अलग अलग टीचर्स के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है अमाउंट को लेके। ठीक है, तो मैंने अपना सॉल्यूशन दिया है। जब आईसीआई का सॉल्यूशन आएगा तो आप फाइनली करेक्ट चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था। ठीक है, ओके बच्चों। इसके अंदर आपको क्या करना था, सेजल की बुक्स बनानी थी और आपको हैरी का लेजर अकाउंट भी बनाना था। अब बच्चों हैरी का लेजर अकाउंट तो बड़ा ही सिंपल है, जो भी जनरल एंट्री आनी थी उसी को आपको क्रॉस पोस्ट कर देनी थी। मेन जो यहाँ पर फोकस करना है किस पे करना है, जनरल एंट्री पे फोकस करना है। क्वेश्चन ने पहले क्या बोला, हैरी ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया और सेजल ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो जब हमको सेजल की एंट्री पास करनी तो सेजल ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया। तो बच्चों वो एंट्री क्या पास करेगी, हाँ जी सेजल क्या एंट्री पास करेगी, जरा उस पर बात करते हैं। तो सेजल एंट्री पास करेगी हैरी डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट आएगा 60,000 का। और ध्यान रखना डेट आएगी हमारे पास 1 जनवरी 23। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि हैरी ने क्या कर दिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब हैरी क्या कर रहा है, अपने को उससे क्या मतलब, अपने को किससे मतलब है, सेजल से मतलब है। उसके बाद हैरी ने क्या किया, 1/4 अमाउंट सेजल को ट्रांसमिट कर दिया। अब 56,000 का 1/4 कितना होता है, 14,000 होता है। तो कैसे 14,000 आएगा, नहीं 14,000 के संग उसका डिस्काउंट भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब सेजल के पास पैसा आ रहा है तो सेजल एंट्री क्या पास करने वाली है, जरा देखिए। सेजल एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 पास करेगी। इसके अलावा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। बच्चों डिस्काउंट की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है कि 4,000 को हम प्रोपोर्शनेटली क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सेजल को। और हैरी की तरफ से हमारे पास कितने रुपए आ गए, इन टोटल 15,000, जिसमें 14,000 बैंक में आए और 1,000 का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ओके। अब आगे क्या दे रखा है कि ड्यू डेट पर हैरी ने अपना पैसा नहीं भेजा। अब मेरे को बताओ हैरी ने कितना पैसा नहीं भेजा, 45,000 नहीं भेजा। 15,000 तो पहले भेज दिया था ना, तो ड्यू डेट पे कितना भेजना चाहिए था, 45,000 भेजना चाहिए था, जो उसने नहीं भेजा। उसके बदले में हैरी ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अब सेजल ने बिल को ड्रॉ किया, हाँ जी सेजल ने बिल को क्या किया, अब ड्रॉ किया, और हैरी ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो सेजल के लिए बच्चों वो क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाएगा। तो ड्यू डेट बच्चों हमारी कौन सी होगी, 3 महीने बाद, दैट इज 4 अप्रैल। तुम्हारी एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, और 80,000 का जो बच्चों बिल है वो अपने ड्रॉ कर दिया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सेजल फॉर 74,600। बच्चों सेजल ने क्या करा, बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो बच्चों बिल डिस्काउंट करने की एंट्री हमारे पास क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 74,600, 54,400 और 80,000। अब आगे क्या दे रखा है, सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल। अब सेजल को तो पैसे देने पड़ेंगे ना बैंक को, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर रखा है। तो 15,000 उसने अपने दिए और 45,000 उसने किसके दे दिए, हैरी के पे कर दिए। तो बच्चों अब जो बिल का पेमेंट उसने कर दिया, सॉरी बच्चों यहां पर मैंने गलती से डिसऑनर वर्ड लिख दिया, यहां पर डिसऑनर वर्ड नहीं आएगा। बीइंग बिल ऑनर मतलब उसने बिल पेबल का पेमेंट कर दिया। स्टार्टिंग में उसका बिल पेबल था ना, उसने पेमेंट कर दिया कितने से, 60,000 से उसने बिल को पे कर दिया। यहां तक चीज क्लियर हो गया अपने को। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपने 74,600 का तो आपने क्या किया था, बिल को डिस्काउंट कराया था। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट मतलब हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, सेजल ने बचे हुए अमाउंट को हैरी को पे कर दिया। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। बच्चों यहां पर अलग अलग टीचर्स का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, अब क्या इंटरप्रिटेशन जरा मैं समझता हूं। हमने 74,600 तो क्या किए बच्चों, बताओ क्या किए, बताइए क्या किया हमने करा। अब इसमें से मेरे को एक बात बताओ, हमने 45,000 हमने ये नया बिल क्यों बनाया, पहले तो ये बताओ नया बिल हमने क्यों बनाया, कि पहले वाले हैरी ने 45,000 नहीं दिए, तो उसके 45,000 का हमने रिवर्स किया, और जो बचा अमाउंट होगा 45,000 के अलावा उसका 3/4 किसको दे दिया जाएगा, हैरी को दे दिया जाएगा। तो बच्चों मैंने वही चीज यहां पे लिखी कि हैरी को कितना पेमेंट होगा, जो अमाउंट हमने डिस्काउंट कराया माइनस जो पुराने बिल का डिफॉल्ट था वो हटाया, फिर जो अमाउंट बचा उसका 3/4 हमने क्या कर दिया, 22,200 किसको दे दिया, हैरी को दे दिया। लेकिन सिर्फ पैसा जाएगा या डिस्काउंट भी जाएगा, डिस्काउंट भी जाएगा, बैंक के संग संग डिस्काउंट भी जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर डिस्काउंट का अमाउंट सिर्फ उतने पे नहीं जाएगा कि जो पैसा गया है,
जो पुराना डिफॉल्ट था उसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो 45,000 प्लस 22,200 को कंसिडर किया जाएगा और 74,600 से डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालेंगे, 5400 का डिस्काउंट था, तो 4,864 का हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्काउंट का अमाउंट आता है, जो हम हैरी को ट्रांसफर करने वाले, और हैरी के पास टोटल कितना पैसा चला जाएगा, 27,064। आई होप बच्चों आपको ये चीज बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिएगा, इस एंट्री में बहुत सारे टीचर्स के मैंने सॉल्यूशन देखे थे, वहां पर उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो मैंने अपने हिसाब से बताया। एक बार जब आईसीआई का सजेस्टेड आंसर आएगा तो आप इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ड्यू डेट पर जब पैसे मांगने गए तो क्या हो गया, हैरी बैंकक्रप्ट हो गया। जब हैरी बैंकक्रप्ट हो जाएगा तो 80,000 का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बैंक को पेमेंट कर दिया, कितने से, 80,000 से पे कर दिया, और हैरी को डेटर बना लिया कितने से, 80,000 से, ठीक है। अब मेरे को बताइए हैरी ने कितने रुपए का डिफॉल्ट किया है। तो हैरी ने डिफॉल्ट किया पहले 45,000 का डिफॉल्ट किया, बाद में जो 27 दिए थे उसका डिफॉल्ट किया। इन टोटल हैरी ने डिफॉल्ट कितने का किया, हाँ जी बच्चों 72,064 का डिफॉल्ट उसने किया। अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 40 पैसा ही दे पा रहा है। तो बच्चों हमने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट 40% अमाउंट और बैड डेट अकाउंट डेबिट 60% अमाउंट। तो बच्चों ये हमारी जनरल एंट्री जिसके अंदर पास होगी, और साथ में जो भी हैरी का अमाउंट है उससे हमने क्या बना दिया, लेजर अकाउंट बना दिया, जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, टैली हो जाएगा, इसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। आई होप बच्चों को ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना हर एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा अलग है। जो हमारा ये वाला अमाउंट है, ठीक है ना, ये वाला जो अमाउंट है इसमें थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 किसका है, ट्रेडिंग P&L फाइनल अकाउंट का। बच्चों इससे ज्यादा सिंपल सवाल कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्लांट मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, मोटर वैन, सन्डी डेटर, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब जरा एडजस्टमेंट के बारे में जरा हम इसमें बात करते हैं। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, जरा बताइए। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, बिल्कुल सही, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक हमारा कहां पर चला जाएगा बच्चों, जरा बताओ, बैलेंस शीट में चला जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट मशीनरी वाज परचेज फॉर 3 लाख बट इट वाज कंसिडर्ड इन परचेज अकाउंट। आपने इस साल 3 लाख की मशीन खरीदी थी, जो कि आपने गलती से किस में लिख डाली है, परचेज में लिख डाली है। तो बच्चों आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आपको परचेज दे रखा है, परचेज कितना दे रखा है यहाँ पर बच्चों, अपने को परचेज दे रखा है 21,35,000, इसमें से क्या करेंगे हम 3 लाख को माइनस कर देंगे, और ये जो प्लांट मशीनरी ऊपर दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, 3 लाख को ऐड कर देंगे। इतना सा ट्रांजैक्शन इसके अंदर हमारा होगा। अच्छा बच्चों इसके अलावा एक सेकंड रुकना, हाँ इसके अलावा बच्चों हमारे पास जिसमें क्या दे रखा है, 3 मंथ फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड 3,000। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास बच्चों फैक्ट्री का। अच्छा अब सवाल आता है फैक्ट्री का रेंट कहां पर आएगा। तो बच्चों फैक्ट्री का रेंट कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है, कुछ लोग कह रहे हैं P&L में आएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही इंटरप्रिटेशन ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कंफर्मेशन, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होते, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होते तो ध्यान रखिएगा ये मैन्युफैक्चरिंग में जाता। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करें या फिर कहीं पे सर्च करें तो यहाँ पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलती है कि रेंट हमारा बेसिकली क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। तो इसलिए फैक्ट्री रेंट को क्या मान लिया जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया जाएगा और ये P&L में चला जाएगा। अगर कुछ बच्चे इसको ट्रेडिंग में लिख कर आएंगे तो वो भी सही मान लिया जाएगा, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं कि आईसीआई इसको क्या मानता है, वो आईसीआई की इच्छा होगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला, 5% का डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर में। बच्चों फर्नीचर में कुछ है नहीं दिक्कत। 10% का लगाना बच्चों प्लांट एंड मशीनरी पर और मोटर वैन पे। अब बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आपने प्लांट मशीनरी क्या खरीदी है, बिल्कुल सही खरीदी है। अगर यहाँ पे डेट तो दे नहीं रखिएगी कब खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि आप ये एज्यूम करो कि आपने प्लांट मशीनरी एकदम स्टार्टिंग में खरीदी है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में खरीदी है तो बच्चों ध्यान रखिएगा आपको इस 3 लाख पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, मतलब 30,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लग जाएगा। और अगर आप ये एज्यूम करते हो कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ईयर एंड में खरीदी है तो सिर्फ आप ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, इस एडिशनल 3 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे।
और ये आपको स्टेटमेंट लिख कर आना चाहिए था कि इट इज अज्यूम्ड दैट मशीन इज परचेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग अगले आगे उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो ध्यान रखिएगा, जिसने अगर स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया है तो उनका नेट प्रॉफिट जो होगा वो 30,000 से कम आएगा, जिन्होंने एज्यूम किया है एंड में उनका प्रॉफिट 30,000 से ज्यादा आएगा। सिमिलरली आपका बैलेंस शीट, ठीक है, अगर जिन्होंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया तो उनकी बैलेंस शीट 30,000 से कम आएगी क्योंकि आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दिया, मशीन की वैल्यू कम हो गई, और आपने एंड में एज्यूम किया तो आपकी जो बैलेंस शीट की वैल्यू 30,000 से ज्यादा आएगी। अभी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास फर्दर बैड डेट हमारे पास 7,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बनाना है बच्चों, अपने को 30,000 का बनाना है, और अपने को क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना है। ध्यान रखना बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे कैलकुलेट होता है, प्रोविजन माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। तो बच्चों इसमें तो कुछ खास आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, एक बार मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया, सेल्स में से क्या माइनस किया, रिटर्न इनवर्ड्स, हमारे पास नेट सेल आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस आ गए, ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब तो परचेज में बच्चों हमने सबसे पहले क्या, मशीन माइनस किया और हमने रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न माइनस किया, हमारे पास 70,80,000 आ गया। वेजेस बच्चों हमारे पास कितनी दे रखी थी, 15 लाख दे रखी थी। अगर बच्चों फैक्ट्री रेंट माइनस करोगे तो यहां से फैक्ट्री रेंट माइनस कर दोगे तो आपका जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो 11,000 से कम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1456 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, P&L अकाउंट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1467, डिस्काउंट रिसीव 37, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, सैलरीज 140, एडवर्टीजमेंट 60, डेप्रिसिएशन बच्चों देखो डेप्रिसिएशन 80,000 कब आएगा, जब आपने एज्यूम किया होगा स्टार्टिंग में खरीदा है। अगर ये चीज आप एज्यूम करते हैं एंड में खरीदा तो ये क्या आता है, 50,000 आता। ऑफिस फर्नीचर कितना आएगा, 1300 आएगा, मोटरमैन कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है ओके। इंश्योरेंस 63,000, डायरेक्ट खर्चा, जनरल एक्सपेंस 10,000 खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फैक्ट्री रेंट बच्चों मैंने यहाँ पे क्या इसमें दे रखा है, ट्रेड मैंने P&L में लिख रखा है, आप ट्रेडिंग में भी लिख के इसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 11,000 हमारे पास ये आ गया। अच्छा बच्चों, अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे क्या दे, मैं साइड होकर दिखा देता हूँ क्या दे रखा है यहाँ पर। बेड डेट हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, जरा देखो 25,000 दे रखा है। फर्दर बेड डेट 7,000 का था, न्यू प्रोविजन कितने का, 30,000, ओल्ड प्रोविजन कितने का था, 5,000। अब ये करके कितना हमारे पास 37,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 37,000 आ रहा है, ओके यहाँ तक चीज क्लियर। अब बच्चों आप, और हमारे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है बच्चों 10,16,300, कितना आ रहा है, 10,16,300। और अगर किसी ने एज्यूम किया था कि प्लांट एंड मशीनरी हमने एंड में खरीदी है तो उनका आंसर कितना आएगा, 10,46,300, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको हाईलाइट नहीं किया, उसको हाईलाइट नहीं किया, उसकी कैलकुलेशन बता दूं मैं आपको। कैलकुलेशन बच्चों मैंने यहाँ पे करी है, डेटा हमारे पास 457 के थे, उसमें हम फर्दर बेड डेट माइनस करेंगे बच्चों, ट्रायल बैलेंस वाले बेड डेट माइनस नहीं करेंगे। हमारे 4,50,000 के क्या आ गए हमारे पास, नेट डेट हुआ है। इसमें हमने न्यू प्रोविजन माइनस किया 30,000 का, कितना आ गया, 4,22,000। इसका 2% बच्चों कैलकुलेट हो जाएगा, इसका 2% कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे पास डेटा कितने आएंगे, 4,11,600। और बच्चों वही चीज मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है कि प्रोविजन का अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास, 8,400 आ रहा है, ठीक है। और बच्चों नेट प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ रहा है, 10,63,350, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये प्लांट मशीनरी की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू, ये तो डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन माइनस कर करके दिखा देंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ खास था नहीं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बच्चों ड्राइंग माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, इतना आ जाएगा। सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 का था, वो आ जाएगा हमारे पास। और बच्चों आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा, 19,25,300, 19,25,300। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को एंड में एज्यूम किया होगा तो आपका आंसर आएगा 19,55,300 का, ठीक है। और ये बच्चों मैंने कुछ कैलकुलेट करके दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट, नेट बैलेंस, ठीक है, ये देख लेना। और बच्चों मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखो इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। और ऑल्टरनेटिव बच्चों मैंने आपको आंसर देता हूं, ऑल्टरनेटिव आंसर क्या है, नेट प्रॉफिट 1046 अगर आप एज्यूम करो वो स्टार्टिंग वाला, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कितना आएगा, 1955। क्लियर है चीज, वेरी वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन किसका था हमारे पास, इसका क्वेश्चन हमारे पास था एडमिशन का क्वेश्चन था बच्चों। इससे ज्यादा इजी सवाल पॉसिबल ही नहीं है ICAI की क्वेश्चन में, से बता रहा हूं, इससे इजी सवाल है ही नहीं। क्वेश्चन में कुछ खास था ही नहीं, पैसा लाया और बांट दिया, कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, बांट दो। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ खास था ही नहीं। आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, आपको ये सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बच्चों क्या कर देंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे। जनरल रिजर्व को बच्चों क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसमें और था ही क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी कितनी थी बच्चों हमारे पास, 8000 थी, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5000, बाय स्टॉक 3500, टू प्रोविजन वो डाउटफुल डेट्स 1500। ठीक है, आपका ये क्लेम है बैलेंस शीट में चला जाएगा, 25,000 वो कैपिटल का लेकर आया, 12,000 वो गुडविल का लेकर आया। बच्चों क्या क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन में क्वेश्चन था, 10 नंबर का सवाल, इतना इजी। ये देखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे हमारे पास 7,000 प्रॉफिट है, रेशियो हमारे पास 3:2 का था, 4200 2800। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे पास क्या, कैपिटल अकाउंट आ गया, बैलेंस लिख दिया हमने, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2000 का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व 30,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 37,000 वो लेकर आया था कैपिटल का गुडविल का मिला के। और ये बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे गुडविल का पैसा भी बांट दिया। ठीक है, गुडविल का पैसा देखो यहाँ पर हमने बांट दिया। ठीक है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था वो बांट दिया हमने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का राइट ऑफ कर दिया, और बैलेंस शीट आ गया। बच्चों क्या था क्वेश्चन में, 12th के लेवल का क्वेश्चन भी नहीं था ये तो। ठीक है ना, आई होप आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों बैलेंस शीट टोटल कितना आ रहा था, 1,38,000। ठीक है, जिसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हो गया, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ये हमारे पास बाकी सारे बैलेंसेस थे। ठीक है, और क्योंकि वो पैसा लेकर आया था तो कैश का बैलेंस भी बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर इसके दो छोटे छोटे वर्किंग नोट भी बनने थे, एक बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट बना दिया मैंने, एक गुडविल की एंट्री का वर्किंग नोट बना दिया था, और एक मैंने जो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका स्टेटमेंट लिख दिया था कि क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे, और ऑल्टरनेटिवली मैंने क्या बोला कि आप सॉल्यूशन कैलकुलेशन शो कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल था, आई होप आपने देख लिया होगा। आपकी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, 1,38,000 का। ठीक है, ओके। अब बच्चों इसके बाद सवाल किसका था, XYZ का। ये तो रिटायरमेंट का सवाल था बच्चों, रिटायरमेंट के सवाल में ज्यादा कुछ खास था नहीं। इसके अंदर बच्चों जो मेन पॉइंट था वो आपका था पेमेंट वाला, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला। अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 25,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी देगी, 27,600, तो 2,600 का तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, प्लस जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 6,000 का वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जाएगा, दूसरा ये फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो बैलेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी क्या चला जाएगा, लायबिलिटी में चला जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बहुत बेसिक एडजस्टमेंट थे। ठीक है, और बच्चों क्या दे रखा था, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है बच्चों, क्या करते हैं इसको हम राइट ऑफ करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000, जेड कौन है, जेड का शेयर कितना था बच्चों, 1/6, तो 1/6 की शेयर कितना हो गया उसका, 10,000। ठीक है, पेटेंट को 20,000 से रिड्यूस करना, मशीनरी को 90% पे वैल्यू लेकर आने, मतलब 10% उसको रिड्यूस करना है। इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10%, ठीक है, 10% तक बनाना है, वो टू रेज टू 10%, रेज टू 10%। ठीक है, वैसे था कितने का हमारे पास, वैसे हमारे पास था कितना बच्चों, 4,000 का था, अपने को 10% बनाना मतलब 5,000 करना था, मतलब 1,000 और इसके अंदर अपने को बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितनी बच्चों, 6,000 है, हमने कितनी हमारे पास जरा देख के बताएंगे, हमारे पास कितनी है, 12,000 की, तो 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी कितनी, 6,000, तो बचा हुआ 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जेड इन्वेस्टमेंट को ले जाएगा, तो बच्चों जेड को हम 27,600 डेबिट कर देंगे। और क्वेश्चन ने क्या बोला, पेमेंट करना, पेमेंट कैसे करोगे, 50% पेमेंट तुरंत कर दो। हाँ जी, 50 पेमेंट क्या कर दो, 50% बच्चों क्या कर दो, तुरंत पेमेंट कर दो। जो बचा उसका 50% विद इन 1 ईयर मतलब लोन में चला जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस में चला जाएगा, बिल्स और पेबल से चला जाएगा। तो बड़ा इजी एडजस्टमेंट है बच्चों ये। ठीक है, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है। और क्या बनाना था अपने को, गुडविल की एंट्री। बच्चों यहां पर जो सिली मिस्टेक करी है बच्चों ने गुडविल की एंट्री तो क्या समझ ली, गेयरिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन यहां पर ये भूल गए कि यहां पर वर्ड क्या यूज हो रहा है, एंट्रीज। एंट्रीज मतलब यहां पर प्लूरल की बात हो रही है। 2 एंट्री पास हो रही थी गुडविल की, कौन कौन सी एंट्री पास हो रही थी जरा बताओ, एक राइट ऑफ करने वाले एग्जिस्टिंग गुडविल को और एक एडजस्टमेंट वाली गुडविल को। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट इसके अंदर दे रखा है। एक बार मैं आपको जरा सॉल्यूशन दिखा देता हूं जो मैंने सॉल्यूशन किया है। बच्चों अगर जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना सर आपने सॉल्यूशन में ये गलती कर दी है, बहुत जल्दी सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, टाइम था नहीं मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों पहले क्वेश्चन पार्ट में गुडविल की एंट्री पास करनी थी, तो हमने 12,000 की गुडविल को राइट ऑफ कर दिया 3:1 के रेशियो में, x
वाई जेड में। इसके अलावा जेड जा रहा था, जेड का शेयर कितना था बच्चों 10,000 था, वो हमने एक्स और वाई को उनके गेनिंग रेशियो में क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। अब सर गेनिंग रेशियो कैसे निकला, क्वेश्चन साइलेंट था, जो तो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, गेनिंग रेशियो हो जाता है। अब वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना 10,000 है और गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के जैसा ही होगा 3:2 का, ठीक है ओके। इसके बाद बच्चों मैंने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000 का फायदा हो गया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,600 से बढ़ गई थी, पेटेंट की वैल्यू 20% से कम करनी थी, मशीन की वैल्यू 10% से कम करनी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10% तक बनाना था, मतलब 1,000 का बढ़ाना था। तो 4,400 का नुकसान हो रहा है, जो कि 3:1 में क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका इतना यही आएगा और मैंने शायद कोई गलती नहीं करी होगी, ठीक है ओके। चलिए बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पर, जरा बात करते हैं। ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए, ये हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचा हुआ तो लाइबिलिटी में चला जाएगा 6,000 का, बाकी हमने बांट दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बच्चों ये 10,000 की गुडविल हमने क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। 10,000 का गुडविल का पैसा हमने दे दिया, ठीक है। तो ये जो था जेड को गुडविल गेन प्राइस कर दी, ये हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। जेड इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा, ये भी कर दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस, ये भी एंट्री पास कर दिया। और बच्चों जेड को पेमेंट कैसे करना था, 50% अमाउंट बैंक से पे करेंगे, 50% अमाउंट 1 साल बाद पे करेंगे, मतलब वो लोन में चला जाएगा, और उसका 50% जो अमाउंट था वो बिल्स पेबल के तौर पे चला जाएगा, और बाकी बच्चों को क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आपको क्या दे रखा है, ये बैलेंस शीट दे रखी है जिसका टोटल आ रहा है 1,55,666। किसी का राउंडिंग ऑफ में 65 या 67 भी आ सकता है। तो बहुत बच्चों बेसिक सी थी। और अच्छा ध्यान रखना, बैंक का अमाउंट कितना आएगा 2016, क्यों, क्योंकि आपके पास ओपनिंग बैलेंस में जो आपने पे कर दिया वो माइनस कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, मैं भी गलती से लिख गया था, फिर मैंने इसको काटा था सॉल्व करते समय, ठीक है। और बिल्स पेबल का और लोन का अमाउंट यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैंक वाला तो पेमेंट यहाँ से हो गया। बाकी ट्रेड क्रेडिटर सेम थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आपका 6,000 का था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी सिर्फ 6,000 की रह गई थी, बाकी ये कैपिटल बैलेंसेस आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, रिटायरमेंट का। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन कौन सा आया था हमारे पास, अपने को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बच्चों क्या सवाल था ये, सच में क्या ये सवाल था, इतना इजी सवाल था, मैं अब क्या ही बताऊं, उसको तो मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं डायरेक्ट। बहुत बेसिक था आपके पास। अच्छा बच्चों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बताऊं किसका था, बिलियर्ड टेबल का था। और बच्चों मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपका ना 12th की एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन, जो मेरे को फील आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं 12th को भी पढ़ाता हूं ना, तो मेरे को याद आ रहा था कि यार ये बिलियर्ड टेबल वाला पॉइंट कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा है। तो बच्चों ये पॉइंट जो है ना आपका 12th की एनसीईआरटी से उठाया हुआ पॉइंट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट कंफर्म पता नहीं मेरे को, बट एक बार अभी देख लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर बिलियर्ड्स वाला टेबल वाला पॉइंट अच्छा था, बाकी सब पॉइंट टाइम पास वाले थे, ठीक है बच्चों। हमारा ईयर कौन सा, जरा ये देख लो, हमारा ईयर कौन सा है 31st, हमारा ईयर है 23, ठीक है ओके। सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर 23, बच्चों क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, एडवांस फॉर 24 इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना, पोस्ट करते समय से प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। 50% ऑफ द डोनेशन कैपिटलाइज करेंगे और बचा हुआ 50% कहां चला जाएगा, इनकम में चला जाएगा। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू मान के चलना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 8% इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, 6,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इसका 8% के हिसाब से कितने महीने का बच्चों एक्रूड रह गया, 5 महीने का एक्रूड रह गया, वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब बच्चों जो पॉइंट दे रखा है, जो मेन पॉइंट था, एक आध पॉइंट जो डिफरेंशिएटिव फैक्टर था कि बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं होती, वो ये पॉइंट था। क्या था पॉइंट, आपने बिलियर्ड्स टेबल 30,000 का पिछले साल खरीदा था, जिसका पेमेंट आपने पिछले साल कितना कर रखा था, 20,000 का कर रखा था, मतलब आपकी पिछले साल 30,000 का बिलियर्ड्स टेबल का एसेट था और 10,000 की बिलियर्ड्स टेबल की लायबिलिटी थी। क्या बोला मैंने, आपने पिछले साल 30,000 का टेबल खरीदा था जिसमें आपने 20,000 पे करे थे, तो मतलब 10,000 की आपकी लायबिलिटी रही होगी बिलियर्ड्स टेबल की, ये चीज क्लियर अपने को, ओके। और ये जो आपने पेमेंट किया है बच्चों, ये आपने बिलियर्ड्स टेबल खरीदा नहीं है, ये बिलियर्ड्स टेबल की लायबिलिटी का पेमेंट किया है। तो ध्यान रखना इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आना था इसका, बस क्या होना था, जो हमारी लायबिलिटी थी ओपनिंग बैलेंस शीट वाली, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बस इतना सा ट्रीटमेंट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक बार जरा मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, ठीक है बच्चों।
डोनेशन में क्या बोला गया था, 50% कैपिटलाइज करना है, 50% इनकम में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, एडवांस माइनस कर दिया, एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू मान के चलना था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 था, एक्रूड कितना था 200 था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बैंक इंटरेस्ट 400 का आया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास 250 के थे। ड्रामा टिकट से 1250 आए, खर्चा किया हमने 500 का। नेट अमाउंट कितना आ गया 750, ठीक है। सैलरी 300 की थी, रिपेयर एक्सपेंस 500 के थे, मिसलेनियस इसमें प्रीपेड थे वो माइनस कर दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग था वो हमने प्लस कर दिया, पेपर इंक 250 का था। बच्चों हमारे पास सरप्लस कितना आ रहा है 12,810, ये हमारे पास क्या आ रहा है सरप्लस आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ध्यान रखना बैलेंस शीट क्या बनेगी, बिलियर्ड टेबल 30,000 का है, कैश डायरेक्ट आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 का था, एडवांस हमारे पास 550 का था, प्रीपेड 90 का था, आउटस्टैंडिंग 80 का था, फर्नीचर 7,000, इन्वेस्टमेंट जो साल खरीदी 6,000 का, एक्रूड इंटरेस्ट 200 का, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल फंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट शूट कराया, 50% को कैपिटलाइज करना था, सरप्लस हमने ऐड कर दिया, इतना हमारे पास अमाउंट आ गया। और बच्चों बैलेंस शीट आ रही हमारे पास कितने की 60,040 की, ठीक है। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे निकलेगी, कैश बैलेंस तो अपने को दे रखा था, बिलियर्ड टेबल 30,000 का था और 10,000 की हमारी उसकी लायबिलिटी थी, तो बैलेंस शीट फिगर हमारा कैपिटल फंड आ गया। और एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आपको करके दिखा दिया, 6,000 इंटू 8%, 5 मंथ का कितना आ जाएगा हमारे पास 200 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बकायदा आपको हर एक अमाउंट दिखाया बच्चों, बकायदा मैंने सॉल्व किया था, बड़ा टाइम लग गया सॉल्व करने में, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में किया तो इसको इग्नोर करना। ये सवाल बच्चों हमारे पास 5A बुक का छपा छपाया क्वेश्चन था, बस एक 0 कम कर दिया है। ये एकदम इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट का क्वेश्चन है, बस 0 कम कर दिया है, ठीक है बच्चों। इसका तो सॉल्यूशन आप बुक से ही देख सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन वाली खास बात थी नहीं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी थी 4,80,000 की थी, ठीक है। अनसोल्ड कितने पड़े हुए हमारे पास 24,000 के, और ठीक है हमने परचेज कितनी करी थी 40,000 की परचेज करी थी, 24,000 रिसीव हो गए, 16,000 अभी इन ट्रांजिट में है। इसके अलावा बच्चों हमने कुछ सामान किस पे बेचे थे, रिटर्न बेसिस बेचे थे, तो आधे तो लौट आए, आधे लौट आए वो तो हमने रिटर्न में दिखा दिए। टोटल सेल कितने की थी 1,36,000 की, जिसमें आधे लौट आए, आधे अभी भी उसके पास थे, तो हमने गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कैलकुलेशन करके बकायदा शो कर दिया, कितना आ रहा है 12,800 आता है कैलकुलेशन। इसके अलावा नेट सेल हमारे पास कितने थी 1,20,000 की, इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 9,600 का, अमाउंट आ गया हमारे पास 11,400 और 4 लाख, ठीक है 4,46,400 का हमारे पास नेट अमाउंट आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन के मैंने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने कॉस्ट प्रॉफिट निकाला जो नॉर्मल सेल से हुआ, और नॉर्मल सेल कैसे निकाली, नेट सेल हमारे पास 1,20,000 की थी। इसके अलावा हमने बच्चों क्या कर रखा है, एक सेकंड दिखा रहा हूं, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, यहाँ पे क्या दे रखा है हमने कि एक गुड्स था 2,40,000 का, जो कि हमने कितने में बेचा 2 लाख, वो ना वो वाला क्वेश्चन याद है इसलिए अमाउंट याद आ रही है मेरे को। 24,000 का सामान हमने 12,000 में बेच दिया, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, अब नॉर्मल सेल 12,000 वाली हटाई जो हमारी नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल में हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कितना आ गया 21,600। उसके बाद हमने दिखाया कि उस वाले ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो हमने क्या किया इसको और नेट प्रॉफिट प्लस माइनस किया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया नेट 9,600, वो हमने माइनस किया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका 5 नंबर का सवाल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन का, ठीक है। एक एसेट आपने खरीदा 1 अप्रैल 20 को, दूसरा आपने खरीदा 1 अप्रैल 21 को, तीसरा आपने खरीदा 1 अप्रैल 23 को, और 1 अप्रैल 23 को आपने क्या सोचा कि आओ चलो मजा नहीं आ रहा WDV में SLM कर लेते, और SLM करके आपने जो मेथड किया वो कितना कर लिया बच्चों, आपने 8 ईयर्स उसकी लाइफ मान ली, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जो 2020 में खरीदी उसमें 20-21 का, 21-22 का और 22-23 का 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। जो आपने 21 में खरीदा उस पर क्या लगेगा 21-22, 22 का 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा WDV के हिसाब से में, और जो आपने अभी अभी खरीदा इस पे तो आप क्या लगाओगे SLM ही लगाओगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन में आपको एक बार जरा भी दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले वर्किंग नोट देख लो, आपने 2 लाख का खरीदा था या आपने 1.5 लाख का खरीदा था, आपने ये 1 लाख का खरीदा, इस पे पहले मैंने WDV के हिसाब से 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, उस पर मैंने WDV के हिसाब से 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया। तो जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास वो कितना है 1,02,000 और 96,000, बच्चों यही बैलेंस मैंने यहाँ पर लिखा है 1,02,000 96,000, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना 1,98,400। इसके बाद आपने इस साल कितने का खरीदा 1 लाख का खरीदा, आपने डेप्रिसिएशन लगाया इस साल कितने का 37,600। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ,
ये जो आपके पास बैलेंसेस है आपने क्या करा, इसको 8 से डिवाइड किया। ध्यान रखना एसएलएम में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एसएलएम में, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। सेल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रही, तो क्या करेंगे, ये जो हमारी WDV है इसी को हम क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो हमारी मशीन है इसकी कॉस्ट को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 12,800, 12,000 और 12,500, इसका टोटल कितना आएगा आपका 37,300। और बाकी ये जो WDV आई आपकी, सॉरी जो बैलेंस में फिगर आया वो हमारे पास हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,61,100। आई होप यही आंसर आपका आया होगा। क्वेश्चन सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला बच्चों सवाल था हमारा सिंगल एंट्री का, और आपको इसमें क्या बनाना था, क्या कैलकुलेट करना था, बैड डेट कैलकुलेट करनी थी। बच्चों इससे ज्यादा सिंपल सवाल कोई नहीं था, आपको एक डेटर अकाउंट बनाना था। आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, आपका डेटर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था, आपको टोटल सेल दे रखी जिसमें बताया गया कि 80% क्रेडिट सेल है, आपको पेमेंट रिसीव हुआ 7.5 लाख का जिसमें 18,000 का चेक डिसऑनर हो गया है, 2,90,000 का उन्होंने बिल रिसीवर एक्सेप्ट कर लिया है, और 1% का अपने को क्या देना है, डिस्काउंट देना है। बस इतना सा सवाल था, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या किया हमने यहाँ पर, हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, आपने क्रेडिट सेल यही करके दिखा दी, आपको 7.5 लाख मिले थे जिसमें 18,000 डिसऑनर हो गए, इसके अलावा 2,90,000 का आपको क्या मिल गया, बिल रिसीवर मिल गया, 1% का आपने डिस्काउंट दे दिया, बचा हुआ अमाउंट आपका बैड डेट का आ गया। तो 45,200 आपका बैड डेट, आपको सिर्फ डेटर अकाउंट बनाना था। ये 5 नंबर का सवाल था बच्चों, ये 5 नंबर का सवाल, समझ रहे हो, इतना बेसिक इजी सवाल था, ठीक है। आई होप आपने ये चीज कर ली होगी, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो सवाल आया है बच्चों, ये वाला सवाल बच्चों की इसकी ना हालत खराब हुई, सच बता रहा हूं, बच्चों की इस क्वेश्चन के अंदर हालत खराब हो गई। बच्चों ने बता रहे सर मैंने 20 एंट्रियां पास करी, कोई कह रहा मैंने 15 एंट्रियां पास करी, कोई मैंने 25 एंट्रियां पास करी। बच्चों एक्चुअल में जनरल एंट्रियां इसके अंदर बहुत थी, ठीक है। क्या थी जरा डिस्कस करते हैं। एक अनलिस्टेड कंपनी है बच्चों, अनलिस्टेड कंपनी है तो DRR भी बनाना पड़ेगा और DRRI भी बनाना पड़ेगा। 6,000 डिबेंचर है, 12% के हिसाब से 100 रुपए के डिस्काउंट किया आपने 5 रुपीज में, तो 95 रुपीज आए आपके पास, ओके ठीक है। 6,000 के हिसाब से तो कितने हो गए, 5,70,000 आपके पास हो गए 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, एनुअली किया जा रहा है, चलो बढ़िया बात है, 1 साल बाद हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। कितने पे पे करेंगे, फेस वैल्यू पे पे करेंगे, मतलब 6 लाख का 12% दैट इज 72,000। These debentures are redeemable at a premium of 10%। बच्चों 10% का प्रीमियम रिडम्पशन भी है, मतलब एक तो डिस्काउंट 5% का और दूसरा आपका प्रीमियम रिडम्पशन 10% का, मतलब टोटल लॉस ऑन इशू भी है। और टोटल लॉस ऑन इशू कितने का है आपका, 15% का लॉस ऑन इशू आपका हो गया, ठीक है ना। इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बच्चों 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2,000 है तो 6,000 है तो 2,000 2,000 2,000 बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022। देख रहे हो इशू आपने किया 21 में, रिडम्पशन आप अगले इसी साल से कर रहे हो, तो मतलब 2022 में रिडम्पशन होगा, 2023 में रिडम्पशन होगा, 2024 में रिडम्पशन होगा। क्वेश्चन कह रहा है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब DRRI भी बना दिया है। जो लॉस है, लॉस ऑन इशू आपको प्रोपोर्शनेट ना करके पहले साल में करना है, जैसे हम क्लास 12 में करते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको जनरल एंट्री पास करनी है 3 साल की। तो बच्चों 3 साल में तो एंट्री क्या पास होंगी, सबसे पहले डिबेंचर इशू करने की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर एंट्री किसकी पास होगी आपकी, जरा बताना क्या दिखाई देता हूं आपको सॉल्यूशन, आप भी कहोगे सर क्या ही किया आपने। देखो पहली एंट्री आपके पास बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगी, दूसरी एंट्री हमारे पास क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू। बच्चों 30,000 का डिस्काउंट था, 60,000 प्रीमियम रिडम्पशन टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन, कितना आ गया हमारे पास, ये 60,000, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, DRR बनाएंगे, DRR बनाएंगे क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DRR कितना बनेगा, 10% का बनेगा, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया, 60,000। फिर क्वेश्चन ने बोला था इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी। बच्चों इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, 15% की इन्वेस्टमेंट होती है, तो 90,000 की हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दी। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हर रिडम्पशन से पहले बेची जाएगी। तो जैसे आप 1/3 रिडीम कर रहे हो, तो वैसे आप 1/3 इन्वेस्टमेंट भी क्या करते जाओगे, बेचते जाओगे, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1/3 हमने इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, बेच दी, 90,000 की थी, 1/3 हमने बेच दी। अब इन्वेस्टमेंट बचने के बाद क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो होगा, हर साल इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, पहले साल आपके पास डिबेंचर कितने के थे, 6 लाख के थे, तो 6 लाख पे पूरा दिया, पहले ड्यू किया, फिर हमने पे किया।
इसके बाद बच्चों 1 साल बाद क्या करने वाले हम, डिबेंचर को रिडीम करने वाले हैं। क्या हुई एंड में एंट्री हमारे पास 12% डिबेंचर 2 लाख, प्रीमियम रिडम्पशन 10% 20,000, डिबेंचर होल्डर 2,20,000। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, पे भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पहले साल में क्वेश्चन ने बोला था सब कुछ राइट ऑफ करो, तो जो इंटरेस्ट दिया 72,000 का वो भी राइट ऑफ हो जाएगा, लॉस ऑन इशू का वो भी राइट ऑफ हो जाएगा, और P&L में कितना आएगा 1,62,000। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर जो आपने DRR बनाया था वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर क्यों नहीं किया। बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हर साल आप 1/3 जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दो, या इकट्ठा एकदम एंड में पूरा का 10% ट्रांसफर कर दो जो 6 लाख पे था। तो मैंने जो सॉल्यूशन किया है इसमें इकट्ठा लास्ट में 60,000 का इसमें ट्रांसफर कर दिया, जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। आप चाहो तो 2 एंट्रियां एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, आपकी 25 एंट्रियां हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बच्चों पहले साल में तो ये एंट्रियां पास होंगी। दूसरे साल क्या होगा, अगेन ईयर एंड आएगा, आप सबसे पहले 1/3 इन्वेस्टमेंट को बेचोगे 30,000 की। अब आपके पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ठीक है ना, तो आप 4 लाख पे इंटरेस्ट पे करोगे, आपने 4 लाख पे इंटरेस्ट को ड्यू किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, 4 लाख पर आप इंटरेस्ट को पे भी करोगे। उसके बाद क्या होगा, आप डिबेंचर्स को ड्यू करोगे, वही 2 लाख वाले का, एंट्री रिपीट हो रही है बच्चों, फिर आप करोगे उसको पे करोगे। उसके बाद बच्चों ईयर एंड पे क्या करोगे, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करोगे, इंटरेस्ट को आपने राइट ऑफ कर दिया। ये दूसरे साल के ट्रांजेक्शन। तीसरे साल में बच्चों क्या हो रहा है, अगेन आपने पहले 1/3 इन्वेस्टमेंट बेची, इसके बाद आपने 2 लाख पे इंटरेस्ट दिया। अब बच्चों 2 लाख के रह गए ना, 4 लाख के तो रिडीम हो गए। 2 लाख पे अपने इंटरेस्ट दिया, ड्यू किया, फिर आपने इसको पे भी कर दिया। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद आपने क्या किया, अमाउंट को ड्यू किया। ठीक है, प्रीमियम रिडम्पशन ड्यू कर दिया, फिर आप उसको क्या करेंगे बच्चों, पे भी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैंने यहां पर क्या कर रखा है, इकट्ठा ट्रांसफर कर दिया 60,000 जर्नलिज्म में। आप क्या कर सकते थे, 20,000 पहले कर दिए, 20,000 बाद में कर दिए, 20,000 अब कर दिया, मैंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो करंट ईयर में आपने जो इंटरेस्ट दिया था उसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो बच्चों ये सॉल्यूशन था हमारा किसका, इस 10 नंबर का सवाल का। और ये मैंने एक लाइन आपके लिए दे रखी, ऑल्टरनेटिवली ट्रांसफर टू जनरलिज्म 20,000 एट द कैन बी डन एट द एंड ऑफ 21, 22, 23, 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब वही इकट्ठा 60,000 न करके 20,000 20,000 20,000 करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज शेयर का क्वेश्चन। और बच्चों शेयर का क्वेश्चन इतने ज्यादा सिंपल हो सकता था, मुझे विश्वास नहीं था। सिंपल 6 लाख की हमने इशू करा, प्रीमियम पे था, 8 लाख का आया। भाई साहब ने, हरीश भाई साहब ने अलॉटमेंट दे दिया, प्रीमियम की कोई टेंशन ही नहीं करी। फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपए का, सेकंड कॉल नहीं दिया 2 रुपए का, काम खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। क्या करा आपने, 6 लाख के डिबेंचर आपने इशू करे, 10 रुपए का है, 2 रुपए का प्रीमियम, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2। ठीक है ना, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। 8 लाख की एप्लीकेशन आई, मतलब आपका 2 लाख एक्स्ट्रा आ गई, तो 2 लाख के हिसाब से 3 रुपए, 6 लाख रुपए आपका अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। हरीश जिसके पास 1600 शेयर थे उसने बोथ कॉल्स पे नहीं करी, तो 1600 इंटू 2 3200 फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, 3200 उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी, मतलब इन टोटल 6400 पे उसने नहीं किया। और बाद में हमने उसके 4 फीट कर दिए। ले री इशू भी नहीं क्वेश्चन में, देखो री इशू भी नहीं क्वेश्चन, आपको एंट्री पास करनी है और आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो अपने को ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कैश बुक वर्ड यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, बैंक अकाउंट वर्ड यूज हो रहा है। अब कैश बुक और बैंक अकाउंट में डिफरेंस होता है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, बैंक अकाउंट इज अ लेजर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम बैंक की एंट्रियां भी पास कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर यहां पे वर्ड दे रखा हो तो कैश बुक बनाना है, तो जनरल और कैश बुक दोनों सब्सिडरी बुक्स ही होती हैं, तो हम डबल एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट वर्ड यूज हो रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर बैंक की एंट्रियां भी पास कर सकते हैं। तो मैंने आपको बैंक की एंट्री पास करके ही दिखाया है। ठीक है, और बाकी बच्चों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं आपकी। बाकी बच्चों ये बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, बुक में डिफरेंस दे रखा था। ठीक है, एक बार इसकी एंट्रीज देख लेते हैं बच्चों, से इजी सवाल तो कोई है नहीं। ठीक है बच्चों, हमारे पास 8 लाख रुपए, 8 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन आई। ठीक है, जिसमें से 6 लाख के हिसाब से तो हमने कैपिटल में लगा दिया, बाकी 6 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट बच्चों में कितने बुलाए, 3+2 5 रुपीज बुलाए, तो 6 लाख पे 5 रुपीज 30 लाख बुलाए, जिसमें 18 लाख कैपिटल के थे, 12 लाख प्रीमियम के थे। अब ये 6 लाख पहले आ चुके, तो अब कितने आएंगे, 24 लाख रुपए आएंगे। ठीक है ना, 6 लाख पहले आ चुके तो अब 24 लाख रुपए आएंगे। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल बुलाई 12 लाख। 12 लाख कैसा है, 6 लाख इंटू 2, जिसमें हरीश भाई साहब ने 3200 रुपए नहीं दिए तो हमने कॉल्स इन एरियर करके यहाँ पर शो कर दिया, बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, फाइनल कॉल बुलाएंगे। फाइनल कॉल भी बच्चों कितनी आएगी, 12 लाख, कैसे 6 लाख इंटू 2। फिर हरीश भाई साहब ने 3200 नहीं दिए, कितने आ गए हमारे पास, 1196,800 आ गए। फिर हमारा तंग आ गए, हमने कहा हरीश भाई साहब आप जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना हरीश ने क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया था तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो 16,000 उन्होंने बुलाए, 1600 इंटू 10। ठीक है, कॉल्स इन एरिया 3200 आ गया। शेयर फॉर फ्यूचर तो आपको पता ही है, बैलेंस है, फिगर आप निकाल ही लेते हो। लॉजिक लगाओ तो 3 रुपए वो एप्लीकेशन के दे चुका है, 3 रुपए वो अलॉटमेंट के दे चुका है, मतलब 6 रुपए वो दे चुका है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन था। इसके बाद बैंक अकाउंट हमने बना दिया, एप्लीकेशन में पैसा आया, अलॉटमेंट पे पैसा आया, फर्स्ट कॉल पे पैसा आया, फाइनल कॉल पे पैसा आया, और इतना हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में ये वर्किंग नोट भी बना दी छोटे से हमने कि एक्सेस मनी कितना आया और उसका कॉल्स इन एरिया का कैलकुलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, 15 नंबर का सवाल था, कुछ तो करो एक्स्ट्रा, है कि नहीं। हाँ जी, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था थ्योरी बुक से, पीवाईक्यू से, ये आप देख लेना। तो बच्चों आई होप आपको एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन विद एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर हो गया होगा। आपको पॉज कर करके देख लेना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना इसके सॉल्यूशन की, मैं आपको पीडीएफ फाइल का ड्राइव का लिंक दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप उसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत।